अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-करनैन और अपने चैनल नो साइड के साथ आज की ये जो पॉलिटिकल जो हमारी एक सीरीज़ है वो स्टार्ट है। आज हम अपना तीसरा हल्का करेंगे और हल्के है 185। ये जो हल्का है ये डेरा गाजी खान शहर का जो हल्का है। अच्छा, ये जो डीजी खान शहर है इसको इस दफ़ा थोड़ा सा तकसीम किया गया है। पहले ये डेरा गाजी खान से वेस्ट की तरफ यानी कि मगरब की तरफ तक जाता था, जिसमें सखी सबर और फोर्ट मेडो वगैरह चोटी बाला ये आते थे। लेकिन अब इसको चोटी डेरा गाजी खान शहर से लेकर अब इसको साउथ तक कर दिया गया है, यानी कि कोट छूटा शहर को उसके साथ मिला दिया गया है। इसके अंदर किसकी चाल हो सकती है, किसको जिसको कहते हैं कि कामयाबी हुई है इस तरह की हल्के बंदी करने की। तो बहरहाल एक कॉमनली जो यहाँ पर एक बात की जा रही है कि अवैस लिगारी साहब ने इसको अपनी मर्ज़ी से तकसीम कराया है, इसलिए अपने आप को फ़ायदा देने के लिए, तो कुछ लोगों को बहरहाल थोड़ा सा डैन डालने के लिए। तो बहरहाल अब हम देखते हैं कि इस सीट के ऊपर एक्चुअली हिस्टोरिकली यहाँ पर क्या होता रहा है। ये जो हल्का है यहाँ पर मोस्टली लिगारियों का कब्ज़ा रहा है। या तो लिगारी साहब जीतते रहे हैं, बीच में दो ऐसे बंदे जीते हैं जो कोई सरदार नहीं थे, हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, उनका ताल्लुक भी नून लीग से था। उस वक्त अवैस लिगारी साहब नून लीग में नहीं होते थे। फिर उसके बाद 70s के अंदर बात करें जो भुट्टो साहब के दौर के अंदर यहाँ पर जमात इस्लामी के जो बंदे हैं डॉक्टर नज़ीर साहब, वो यहाँ पर एक दफ़ा जीते थे। इस सीट के ऊपर खोसा जो ख़ानदान है उसका MNA कभी भी मुंतखब नहीं हुआ। डीजी खान शहर के अंदर दोस्त मोहम्मद खोसा, जुल्फ़िकार खान खोसा का यहाँ पर असर वसूख रहा है, बहुत अरसा तक रहा है, अब भी है यहाँ पर, लेकिन MNA की सीट के ऊपर नहीं है। अब जो इस हल्के के ऊपर जो पिछली दफ़ा MNA यहाँ पर मुंतखब हुई थी वो जरताज गुल साहिबा यहाँ से मुंतखब हुई थी, वो फिर स्टेट मिनिस्टर ही हैं इन्वायरमेंट के हवाले से। अब यहाँ पर जिस तरह से तब्दील हो गई हैं हल्का बंदियाँ, तो अब मेरा अपना ये ख्याल है, एक तो ज़ाहिर तरीक़े साहब के साथ हालात ही बड़े तंग चल रहे हैं, दूसरा जरताज गुल का अभी तक पता नहीं है वो कहाँ पर है, तो वो मंजर आम से गैब है। ज़ाहिर जिस तरह की सख्तियाँ हो रही हैं, इसी वजह से अब जो है इस सीट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है वो ये है कि सरदार दोस्त खोसा, सरदार सैफुद्दीन खोसा और मोहिउद्दीन खोसा का जो हाथ है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। शहर के अंदर ज़ाहिर है वो PTI का एक वोट बैंक है, अपना एक हल्का है। वो देखते हैं कि अगर जो यहाँ पे जो शहर के पिछली दफ़ा MPA मुंतखब हुए थे पेताफी साहब, अगर वो फिर इस दफ़ा PTI की टिकट लेते हैं, जिसका चांस कम है क्योंकि वो वैसे भी छोड़ चुके हैं, तो मेरा अपना ख्याल है वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तो PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए कोई बंदा यहाँ पर नहीं है। और मेरा अपना ये ख्याल है, और मैंने एक दो लोगों से पूछा है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को PTI का शहर का टिकट दिया जाएगा। उसके 2-3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो बुनियादी तौर पर यह है क्योंकि यहाँ पर कोई कैंडिडेट ज़्यादा मौजूद नहीं है PTI की तरफ से मजबूत कैंडिडेट। दूसरी बात यह है कि सैफुद्दीन खोसा भी ये चाह रहे हैं कि अब इस सीट के ऊपर हम अपना कब्ज़ा जो है पूरा खोसा ख़ानदान, तो सैफुद्दीन और जो मोहिउद्दीन खोसा है, ज़ाहिर मोहिउद्दीन को अब वो जो कोट छुटा की ऐसे इस सीट की जो दूसरी विंग है वहाँ पर उनका भतीजा है, वही जो मोहिउद्दीन है वो पहले से MPA मौजूद है। वहाँ पर सैफुद्दीन का मोहिउद्दीन खोसे का अच्छा खासा वोट बैंक है। शहर के अंदर जो वोट बैंक है दोस्त खोसे का वोट बैंक अब नहीं रहा इतना ज़्यादा, वो 10 से 12,000 14,000 तक वो शायद हो जाए। अगर उसके अंदर किसी टिकट मिल जाती है किसी की, ज़ाहिर है उसके अंदर वो फिर एज है उसको। तो दोस्त खोसा को शहर के हवाले से थोड़ा सा वो है। अगर ये दोस्त खोसा का और सैफुद्दीन खोसा का, ज़ाहिर मोहिउद्दीन खोसा, ये खोसा ख़ानदान इस सीट के ऊपर MNA का कैंडिडेट बनते हैं, ये भी मुमकिन है। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा खुद MNA के कैंडिडेट बन जाए, यहाँ से MPA के भी वही हूँ तो MNA भी वही ले ले। लेकिन 12 ये उसकी बात चल रही है कि वो तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी यहाँ पर है कि आखिर उनकी मुखालफत कौन करेगा, मतलब उसका मुकाबला किससे होगा। मुकाबला यहाँ पर उनका होगा अवैस लिगारी साहब से। अच्छा, अवैस लिगारी का प्रॉब्लम क्या है? अवैस लिगारी के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि एक सीट अब इन्होंने लिगारियों ने अपना जो कबीला है उसकी अलहदा करा ली है। वो कोर्ट जिसको समझे आप चोटी हो गया, चोटी बाला हो गया, सखी तरबत, वो जो पूरा इलाका है बेल्ट है,
पहाड़ और पहाड़ के साथ वाला, वो अलहदा हो गए। उसके ऊपर लिगारी, अवैस लिगारी साहब का बहुत अच्छा खासा हाथ मजबूत हो गया है। लेकिन अवैस लिगारी साहब जब शहर की सियासत के तरफ आते हैं तो उनके एक तरफ मसला हो जाता है। वो ये है कि ये अभी तक चोटी बाला और चोटी की ही सियासत को शहर में रेप्लिका करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह की सियासत को वो चाहते हैं कि इसी तरह से हम सियासत करें। अरे वहाँ पर आप किसी को पर्चा करा देते हैं, आप किसी को जेल में डलवा देते हैं, किसी के रकबे पर कब्जा कर देते हैं। वो मैं ये नहीं कह रहा कि ये करते हैं, मतलब इस तरह की सियासत होती है। तो वो पर्चों वाली बात तो ठीक है, लेकिन रकबों वाली बात के ऊपर मुझे थोड़ा मैं वैसे कह रहा था। अब शहर के अंदर भी इन्होंने जब ये अभी आए हैं तो इन्होंने हर बंदे के ऊपर पर्चे करा दिए। कोई ऐसा बंदा बच्चा नहीं है जिसके ऊपर इसने पर्चा ना कराया हो। ठीक है जी, वो कोई लड़का है बेचारा 20-25 साल का जिसने तहरीक इंसाफ का नाम लिया, उसके ऊपर पर्चा। कोई बड़ा बंदा है, बुजुर्ग है, जो भी है, इन्होंने किसी बंदे को नहीं छोड़ा। ज़रा शहर के अंदर आप लोगों को डरा धमका नहीं सकते। तो इसी वजह से इस सीट के ऊपर जो अवैस लिगारी साहब ने अपनी मर्ज़ी से बनवाई है, खैर उन्होंने बनवाई तो उस हल्के के लिए थी कि वो हमारा अलहदा हो जाए तो इसके ऊपर हम मुकाबला करेंगे। तो इसलिए इस सीट के ऊपर अवैस लिगारी को, शहर में पहले भी इनको प्रॉब्लम रहता है। फ़ारूक खान लिगारी साहब जब होते तो उस वक्त भी लिगारी ख़ानदान को डीजी खान शहर के अंदर फिर भी प्रॉब्लम होता रहा है। लेकिन बहरहाल अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ अवैस खान की इस तरह की सियासत, और जहाँ पर जो अलीम शाह साहब है उनकी जो सियासत है जिसके अंदर लोगों को जेल में डलवाना, धमकी देना, किसी के ऊपर पर्चा करा देना, किसी को किसी केस में डलवा देना, इस तरह की सियासत से शहर के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है। अब क्योंकि शहर का वोट बैंक अच्छा खासा बढ़ गया है तो इसलिए इस सीट के ऊपर शहर का जो वोट है वो ज़्यादा असर रखता है। कोट छुट्टा के अंदर पिछली दफ़ा जो मुकाबला हुआ था, जो इनकी इस हल्के की जो दूसरी विंग है, वहाँ पर मोहिउद्दीन खोसा साहब ने बड़ी आसानी से वो सीट जीती थी। अब्दुल कादिर जो वो हैं लिगारी साहब हैं, महमूद कादिर साहब, अब महमूद कादिर साहब का वहाँ पर अच्छा खासा मतलब है, जिसको कहते हैं कि उनकी वर्किंग भी अच्छी है, लोगों के साथ वो मिलते जुलते भी रही हैं। मोहिउद्दीन ज़ाहिर है वो PTI के साथ रहे हैं, थोड़ा बहुत उनके ऊपर अब सख्ती भी है, उसका पता भी नहीं है। तो अब उनका अभी तक पता भी नहीं है कि वो इलेक्शन किस हवाले से लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, उनके ऊपर कितनी सख्तियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें इस पूरे MNA के हल्के की, जो शहर का है और कोट छुट्टे तक जाता है, तो MNA का 185 का, तो इसके ऊपर दिलचस्प ये होगा कि क्या खोसा ख़ानदान एक ही सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ता है, मिलकर इलेक्शन लड़ता है, सैफुद्दीन, मोहिउद्दीन और दोस्त खोसा। अगर इनका इस तरह से पैचअप हो जाता है तो ये खोसा ख़ानदान ये चाहे किसी भी सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ें, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ये एक साथ होते हैं तो MNA का इलेक्शन जो है या MPA का जितने भी हैं, ये इलेक्शन PTI के प्लेटफॉर्म से ही लड़ेंगे। अगर यहाँ पर इस तरह का पैचअप नहीं होता तो फिर अवैस लिगारी साहब नून लीग के जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर बरतरी रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है दोस्त खोसा का वोट फिर अलहदा हो जाएगा, सरदार सैफुद्दीन खोसा का और मोहिउद्दीन का अलहदा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये भी नहीं पता चल रहा है जहाँ पर ज़ाहिर है अब हनीफ पिताफी साहब जो शहर के MP हैं वो किसके साथ अपना इल्हाक करते हैं। अगर उसका इल्हाक नून लीग के साथ हो गया, अवैस लिगारी के साथ हो गया, तो फिर तो मुझे लगता है कि अवैस साहब बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ पर अब्दुल अलीम शाह विंग बनते हैं अवैस लिगारी की, तो फिर मेरे ख्याल में यहाँ पर चीज़ें बड़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएंगी। लेकिन अभी तक के मुताबिक ये जो हल्का है, ये अगर खोसा ख़ानदान की सिर्फ बात की जाए तो उनके हवाले से बड़ा अच्छा है। अगर उनका आपस में कोई पैचअप हो जाता है तो ये बारह खोसा ख़ानदान की एक सीट हो सकती है।